करते हैं इंटरव्यू की शुरुआत है। जो हमारे तमाम दर्शक जुड़े हुए हैं उनका भी हार्दिक स्वागत है। तो कुणाल भाई, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि कुणाल दाते नाम से ब्रांड कैसा बना, किस तरीके से नहीं नहीं। उन्होंने आगाज किया और किस तरीके से आज ये मुकाम मिला है। सजत भाई, मैंने 2011-12 से शुरुआत किया था मेरे सफर का। जब पहली बार मैंने कमेंट्री की थी हमारे नवी मुंबई में। ऐसा नहीं है कि कुणाल दाते कोई ब्रांड है, बस प्रयास करता हूँ कि 100% में हर एक टूर्नामेंट में दूरदर्शकों के सामने कुछ नया कुछ लाऊं। उसी से जब लॉकडाउन पहली बार शुरू हुआ था, जिस तरह से कोरोना नामक महामारी पूरे विश्व को सता रही है अब तक। जब पहली बार ये हुआ, लॉकडाउन हुआ, तो मेरे दिमाग में एक ये आया कि यार चलो, अब तो क्रिकेट बंद है, तो इसके बाद हम क्या करें। तो सबसे पहले मैंने एक शो लाया समीर सोमने के साथ। उसके बाद मैंने रेशमा मयेकर इनके साथ लाइव किया। फिर उसके बाद आज अगर देखा जाए तो लगभग महाराष्ट्र नहीं कहूंगा, पूरे इंडिया में ये शो चल रहे हैं। क्योंकि गुजरात के जो मेरे फ्रेंड है वो भी इंस्टाग्राम लाइव कर रहे हैं वहां के खिलाड़ियों के साथ। कोलकाता के मेरे कमेंटेटर फ्रेंड है वो वहां पर लाइव कर रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि ऐसा है, हर इंसान को प्रमोट करने का जरिया इंटरनेट है। मुझे भी किसी ने प्रमोट किया, हर बार मैं दर्शकों के साथ जुड़ता गया, अच्छा लगा। लेकिन ब्रांड नहीं हूं मैं, बस एक सीधा साधा इंसान हूँ भाई। एक्चुअल हमारे जो कमेंटेटर पैनल्स होते हैं, कमेंटेटर का जो ग्रुप होता है वो कुणाल दाते को ब्रांड ही मानता है और कोई उसमें दो राय नहीं है। आप वाकई में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आपको कि आने वाले वक्त में आप इसी तरीके से महाराष्ट्र का और हमारे जैसे कमेंटेटर्स का नाम रोशन जरूर करें, क्योंकि आपने जो मेहनत की है वो मेहनत का फल आपको जरूर मिल रहा है। कुणाल भाई, जिस तरीके से आपने अपने करियर की शुरुआत की थी, पहले मौके की मैं बात करता हूँ, क्योंकि हर एक को ये पता होता है कि उसे पहला चांस कैसा मिला, उसने अपने करियर की शुरुआत किस प्रकार से की। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि एज अ कमेंटेटर पहली बार कौन से मंच के ऊपर आपने परफॉर्मेंस किया जहां से आपको लोकप्रियता मिली। पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि मैं एक स्कोरर था। मैं टेनिस बॉल क्रिकेट में स्कोरिंग किया करता था। मेरे यहाँ पर मेरे जो दोस्त है हर्षल पाटिल, उनके पिताजी के नाम से एक लेट राघवन ट्रॉफी हुई थी 2012-13 की, ये बात मैं कहना चाहूंगा। तब मैंने सबसे पहले शुरुआत एज ए स्कोरर की थी। उसके बाद मेरे जो साथी कमेंटेटर थे जो उस मंच पे मुझे मिले थे, अमित भालेराव। उसके बाद एक सनपड़ा में टूर्नामेंट होना था नेक्स्ट वीक में। तो मैंने अमित भालेराव से कहा कि अमित जी, जो टूर्नामेंट सनपड़ा में हो रहा है, क्या मैं वहां पर आपके साथ स्कोरिंग के लिए आ सकता हूँ। तो उन्होंने ऑर्गेनाइजर से पूछा। तो फिर उसके बाद मैं वो सनपड़ा का जो टूर्नामेंट था नवी मुंबई का, वहां पर स्कोरिंग करने के लिए गया था। लेकिन कुछ कारणवश जो मेरे को कमेंटेटर थे अमित भालेराव, उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब होगी। तो फिर मैंने ऑर्गेनाइजर से पूछा कि सर, एक आध इनिंग में कमेंट्री करूं। और उसी समय बोलते ना, भगवान का शुक्र है, उस समय मेरी गांव की टीम खेल रही थी, कुमार 11 तुर्वे। भूषण पाटिल जो मेरे दोस्त थे, रवि मात्रे जो मेरे दोस्त थे, वो पहली बार जब मैंने पूरा इनिंग कमेंट्री किया, वो मैच था कुशल 11 सारसोले के बनाम कुमार 11 तुर्वे। वो मैच खत्म होने के बाद भूषण पाटिल मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि तू कमेंट्री अच्छा करता है, तू कमेंट्री कर इसके बाद भी। और रवि मात्रे भी जो मेरे दोस्त है वो भी मुझे कहने लगे कि यार अच्छा कमेंट्री कर लेता है तू तो। फिर उसके बाद वाशी में एक टूर्नामेंट हुआ इच्छा पूर्ति का, वहां पर मैंने कमेंट्री की। उसके बाद जो टूर्नामेंट, जो हमेशा से मैं उस टूर्नामेंट का जिक्र करता हूँ, मैंने देवघर आनंदवाड़ी ट्रॉफी में भी उस टूर्नामेंट का जिक्र किया है। एक टूर्नामेंट है गावदेवी चषक जो गांव का, वहां से मुझे एक बोलते ना असलियत में एक प्लेटफॉर्म मिला। सब लोग मुझे पहचानने लगे और उस समय मैं पहली बार रेडियो जॉकी कदी विचारे सर उनके साथ कमेंट्री कर रहा था। बस वहां से शुरुआत हुई इस कमेंट्री के सफर की। बिल्कुल, ऐसा भी होता है, कभी उतार चढ़ाव भी होता है। तो मैंने सुना है कि आप काफी क्वालिफाइड हैं और एक सर भी है, और साथ ही साथ आपने उस चीज को त्याग कर सिर्फ कमेंट्री के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया। तो सर, इसके बारे में जरूर दर्शकों को आप बताएं कि ये क्या मसला हुआ था कि आप वो जॉब छोड़कर और डायरेक्ट कमेंट्री के अंदर आप स्ट्रगल करते रहे और आज अच्छे मुकाम पे पहुंचे। कहते ना, परिस्थितियां सब कुछ सिखाती है। कुछ इसी तरह का किस्सा मेरे साथ हुआ जब मैं जॉब करता था महिंद्रा बैंकिंग इंस्टीट्यूट में। मैं लड़के लोगों को पढ़ाता था बैंकिंग, मैथ्स एंड रीजनिंग और मैथ्स मेरा काफी अच्छा था। तो जब ये इस क्षेत्र में मैं आया, कमेंट्री क्षेत्र में, तो कुछ
फिर वहां पर मेरा ध्यान थोड़ा सा कम लगने लगा। फिर उसके बाद क्रिकेट के टूर्नामेंट, फिर ऑड डेज में टूर्नामेंट आने लगे। वहां पर लेक्चर लेते समय मुझे उस समय याद है कि कुछ 250 रुपए एक लेक्चर के मिलते थे, तीन चार, दो लेक्चर, तीन लेक्चर, ऐसे कुछ होने के बाद एक मंथली सैलरी आती थी। लेकिन उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं था। मैंने हमेशा से सोचा था कि यार मुझे किसी के हाथ के नीचे काम करना नहीं है। एक तो मैं खुद का बिजनेस करूंगा, या तो फिर कुछ ऐसा करूंगा जिससे मेरा नाम हो जाए। मैंने पहले से सोचा था कि यार कुछ पहचान हो इंसान की, तभी तो कुछ होता है लाइफ में। तो बस उसके बाद मैंने वो जॉब को रिजाइन दे दिया। उसके बाद क्रिकेट कमेंट्री को मेरा करियर बनाया। करियर बनाते बनाते अब आपके सामने हूं। बिल्कुल। बहुत अच्छा सफर है आपका, और इसी तरीके से आपका सफर बरकरार रहे, ये हमारी दुआएं हैं आपके साथ। सर, मुझे पता चला जिस तरीके से क्रिकेट की अगर मैं बात करूं तो एक आप अच्छे प्लेयर भी है। मैंने ये सुना है, खेलते हुए तो नहीं देखा है आपको, लेकिन जो मुझे सूत्रों से पता चला है वो बेस पे मैं आपसे ये क्वेश्चन कर रहा हूँ कि आप अच्छे क्रिकेटर भी हैं, और अच्छे क्रिकेटर के साथ साथ मैंने ये भी सुना कि आप एक अच्छे कैप्टन भी हैं, और आपकी कप्तानी में भूषण पाटिल जैसे खिलाड़ी परफॉर्मेंस कर चुके हैं। ये बारे में जरा हमारे दर्शकों को आप बताएं तो बेहतर होगा। जी हाँ, ये बात शायद 2003 से पहले की है, जब 2004 में मेरा 10th कंप्लीट हुआ। उसके बाद थोड़ा सा मैंने क्रिकेट खेलना कम किया, क्योंकि उसके बाद मैं पढ़ाई के लिए गांव चला गया। लेकिन उससे पहले जब मैं 9वीं क्लास में था, तब मैं मेरी टीम हुआ करती थी पूर्वे में। तो उस टीम में भूषण पाटिल, उनके साथी खिलाड़ी किशोर सैनी, ये सब खिलाड़ी मेरे अंडर खेल चुके। काफी अच्छा हम लोग खेलते थे, काफी अच्छी अच्छी टूर्नामेंट हम लोग ने जीती थी। तो वहां पर खेलते समय बोलते ना कि एक्सपीरियंस था, क्रिकेट से जुड़ने के लिए कुछ तो था। वो वहां से मुझे मिला था कि यार उसके बाद जब मैं पढ़ने के लिए बाहर चला गया, मेरे मामा के गांव में चला गया, वहां पर मैंने पढ़ाई पूरी की। उसके बाद मैं फिर से लौटा। उसके बाद भी मैंने क्रिकेट ज्वाइन करने का प्रयास किया था। एक टूर्नामेंट में खेला था भूषण के अंडर, तभी मैं भूषण के अंडर खेला। वो टूर्नामेंट शायद वाशी के ग्राउंड पे हुआ था। इच्छा पूर्ति का टूर्नामेंट था। उस मैच में मेरे हाथ से एक कैच छूटा था, और वो यक्कू का था। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि यार ठीक है, इसके बाद क्रिकेट थोड़ा सा हम रोकते हैं, कमेंट्री पे फोकस करते हैं। फिर उसके बाद फिर मैं कमेंट्री के क्षेत्र में चला गया, और वहां से भी कमेंट्री कर रहा हूँ। तो बिल्कुल। लेकिन जब भी मुझे समय मिलता है थोड़ा सा, तब तब मैं क्रिकेट खेलने जाता हूँ। अभी भी बारिश का क्रिकेट, इससे पहले 2-3 दिन पहले मैं गोठवली गांव में गया था, जो मेरे फ्रेंड नीलेश पाटिल उनके यहाँ पर, वहां पर भी जाके मैंने एक ओवर डाला था, उसमें एक विकेट मुझे मिला। बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे ये भी पता चला था कि क्रिकेट की वजह से आपको पनिश किया गया था, और आपको ट्रांसफर कर दिया गया था गाँव, क्योंकि आप पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं था, आपका कॉन्सेंट्रेट पूरा के पूरा सिर्फ क्रिकेट पे था। तो ये क्या चर्चा है, यानी ये क्या जो मसला हुआ था आपके साथ आपके करियर में, इसके बारे में हमसे साझा करिए तो बहुत। हाँ, 2004 की बात है, जब मैं 10th में था। तभी इंग्लिश का पेपर शायद बोलते ना लीक हुआ था। तो फिर वो पेपर 4-5 दिन बाद होने वाला था। तो फिर उस समय मैं क्या करूं? क्रिकेट तो मैं काफी अच्छा खेलता था, पूरी टीम थी मेरी। तो हम लोग मैचेस खेलते थे, 4-5 दिन की छुट्टी थी। तो मेरे डैड जब ग्राउंड पे आए, उन्होंने वहां से मारकर मुझे घर तक लाए। और जब मेरा इंग्लिश का पेपर खत्म हुआ, और जब मेरी एग्जाम खत्म हुई, मेरे हाथ में सीधा गांव का टिकट थमा दिया कि इस तारीख को तुझे गांव जाना है, यहाँ से आगे की पढ़ाई तुझे गांव जाकर करनी है। फिर उसके बाद मैं अमरावती चला गया। वहां पर मैंने फिर मेरा पूरा एजुकेशन कंप्लीट किया। उसके बाद मैं फिर से रिटर्न आया। फिर उसके बाद जॉब, एंड देन आफ्टर क्रिकेट कमेंट्री। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं कुणाल सर, मुझे ये भी पता है कि आप बुक बहुत पढ़ते हैं, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपकी फेवरेट बुक कौन सी है? ये बहुत सारे कमेंटेटर का क्वेश्चन है कि कुणाल सर रीड करते रहते हैं, कुणाल भाई कुछ ना कुछ पढ़ाई लिखाई पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, कुछ ना कुछ बुक पढ़ते हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि कुणाल सर की फेवरेट बुक कौन सी? मैं कादम्बरीज काफी पढ़ता हूँ। ऐसे कोई फेवरेट बुक नहीं है मेरी, लेकिन हमेशा से पढ़ता रहता हूँ। मैं आर्टिकल्स पढ़ता हूँ, लोक सत्ता के आर्टिकल्स आते हैं, पेपर्स। ऐसे नहीं कि मेरे पास हर रोज कोई पेपर आता है।
लेकिन मोबाइल जो सबसे अच्छा माध्यम है आज के डेट में, अगर आप उसका इस्तेमाल काफी अच्छे से करोगे तो उससे बोलते हैं ना ज्ञान की बातें आपको मिलती है। तो बस मैं वही करता हूँ, मोटिवेशनल कोट्स पढ़ना जो वन लाइनर्स में मेरे कमेंट्री में यूज करता हूँ, उसके ऊपर मैं ज्यादा फोकस करता हूँ। वो पढ़ने से सब कुछ आ जाता है, ऐसे नहीं है। मैंने अभी वो जो केतन मात्रे के साथ एक इंटरव्यू किया था, वहां पर मैंने बोला था की माणसाने कसं समुद्रासारखं राहावं, भरतीचा माज नाही, ओटीची लाज नाही, ये से फिर वो पढ़ने से आ जाता है। बिल्कुल। आपने जितनी भी स्लोगन्स बनाई हैं, जितनी भी निबंध आपने जो रेडी की है, वो काफ़ी लोकप्रिय है, हमने देखा है और आपको बहुत प्यार भी मिला है दर्शकों से। और मैं ये भी जानना चाहूँगा कि स्लोगन्स जो बनाते हो आप, उसके आइडियाज़ आपको कैसे आते हैं और आपने ये जो मिश्रण कमेंट्री के अंदर लाया है, तो उसके बारे में ज़रा खुलकर विस्तार से दर्शकों को बताएँगे, जिस तरीके से दर्शक भी जानना चाहते हैं कि उन्होंने ये जो सुना है, ये पहली बार कोई कमेंटेटर के मुँह से हमने भी सुना, हमने भी बहुत सारी कमेंट्री सुनी, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि जो स्लोगन को इतना प्यार मिला और वो भी कुणाल दत्ते ने इतनी बढ़िया-बढ़िया स्लोगन्स बनाई है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कुणाल भाई? सर, पहली बात तो 2016 में मैं जब पहली बार कमेंट्री कर रहा था स्वर्गीय रतन बुआ पाटिल स्मृति चषक में, फिलहाल अब लगभग 4 साल में, यानी कि जो 2020 तक का सफर उनके साथ में जोड़ा था स्वर्गीय रतन बुआ पाटिल स्मृति चषक के साथ में। जब पहली बार मैंने कमेंट्री की थी तभी मुझे आज भी याद है, रायगढ़ की टीम जयंबिका टोंडरे वहां पर खेल रही थी, जब विश्वास पाटिल बल्लेबाजी करने आए थे, तो मैंने एक वन लाइनर वहां पर यूज किया था, वाघ जखमी झाला तरी तो आयुष्याला कंटाळत नाही। लेकिन बोलते ना कि कुछ चीजें देरी से काफी प्रमोट हो जाती है, इंटरनेट पर वायरल हो जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ जब राहुल उल्वेकर जो WTC वर्ल्ड टेनिस क्रिकेट पहली बार वेबसाइट उन्होंने लॉन्च किया उनका, तभी एक डायलॉग वहां पर इस्तेमाल किया था, वाघ जखमी झाला तरी तो आयुष्याला कंटाळत नाही। उसके बाद 2018 का समय आया, मतलब 2 साल वेट करना पड़ा दर्शकों को, जब पहली बार WTC वर्ल्ड टेनिस क्रिकेट के जो प्रोपराइटर है राहुल उल्वेकर, जो खिड़ुकपाड़ा के, उन्होंने पहली बार वो लाइंस वहां पर यूज की उनके वर्ल्ड टेनिस क्रिकेट प्रमोशन के लिए, पेज के प्रमोशन के लिए, वेबसाइट के प्रमोशन के लिए। फिर वो उसके बाद वो दो जो मेरे डायलॉग्स थे वो काफी हिट हुए थे, हर एक के मोबाइल में वो जा चुके थे। फिर उसके बाद कुछ नाम मिला, फिर मैंने सोचा कि यार अब तक तो 2016 से लेकर 2018 तक सिर्फ 2 डायलॉग मैंने अब तक पेश किए दर्शकों के सामने, वो इतने हिट हुए, तो इसके बाद कुछ करना होगा। तभी मेरे माइंड में हमेशा चलता था, लेकिन उसके लिए क्या कर सकते। फिर मैंने कुछ बुक्स पढ़ी, कुछ आर्टिकल्स पढ़े, कुछ मैंने वहां से शब्द लिए, उसको कैसे जोड़ा जा सकता है वो मैंने ट्राई किया। वन लाइनर की मेरी एक बुक मैंने बनाई जो मैं प्रो कबड्डी के बीच में वहां पर इस्तेमाल करता था। प्रो कबड्डी में एक ऐसा था कि जब पहले टीम की एंट्री होती है प्रो कबड्डी में, वो मैट को प्रणाम करते हैं जब वो आते, तभी उसके लिए एक वन लाइनर बनाना हमेशा से मैं ट्राई करता था कि वो टीम के लिए एक वन लाइनर हो, दबंग दिल्ली के लिए, यू मुंबा के लिए, पुनेरी पट्टन के लिए। तो वैसे मैं बनाते गया, आज कहते ना एक वन लाइनर का लगभग मेरे पास इतना बुक बन चुका है। क्या बात है! कोई ऐसी वन लाइन जो कबड्डी प्रो में आप यूज़ करते थे और काफ़ी पॉपुलर हुई, चर्चा में रही, वो एक कोई ऐसी लाइन? हाँ जी हाँ, जब नवीन कुमार दबंग दिल्ली केसी के उभरते हुए रेडर इस साल जो परफॉर्मेंस उन्होंने किया, जब वो खेल रहे थे मैट पर प्रो कबड्डी के, तब मैंने कहा था कि मराठी, जब मैं मराठी कमेंट्री कर रहा था, मैंने कहा था की नवीन कुमार आता ज्या पद्धतीने मॅटवर खेळतोय असं वाटतंय की तुम्ही त्याला प्रश्न विचारला की तुला आता याच्या पुढे काय करायचं, तुला पाण्यावर चालायचं, तर तो तुम्हाला प्रत्युत्तर करेल विरोधी टीम कडून का किती किलोमीटर। ये काफी फेमस हुआ था। उसके बाद राहुल चौधरी के लिए मैंने वन लाइनर बनाई थी। हर एक प्लेयर्स के लिए, पवन सहरावत के लिए जो उन्होंने लॉन्ग जंप लगाई थी 6 फीट की, उसके लिए जो ग्रेविटी के ऊपर जाते वक्त मतलब एक वन लाइनर मैंने बनाई थी कि अपने को दर्शक तभी याद करते जब आप ग्रेविटी के ऊपर जाओ। कि मराठी मैंने एक किया था, क्योंकि ग्रेविटी हमेशा हम सबको नीचे खींचती है, तो बस बिल्कुल। उसके ऊपर कुछ बनाने का प्रयास मैंने किया था जब लॉइन जब पवन सहरावत ने 6 फीट की लगाई थी मैट के ऊपर। क्या बात है! क्रिकेट की शुरुआत जिस तरीके से आपने कहा कि न्यू मुंबई से आपको मौका मिला और उस मौके को आपने सही तरीके से भुनाया और आज कुणाल दाते
इंडिया के अंदर एक बहुत प्रसिद्ध कमेंटेटर के रूप में उभर कर आए हैं और वाकई में नो डाउट आपने बहुत बढ़िया टूर्नामेंट्स किए हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि कभी कभार आप हमारे साथ भी करते हैं, तो ये हमारा सौभाग्य रहता है कि आपके साथ कुछ सीखने का मौका मिल जाता है। हमने एक आई थिंक एक शॉर्ट इंटरव्यू रंजीत के टाइम पे भी लिया था, जी हाँ जी काफी हाँ। लोगों ने पसंद किया था, काफी कॉल्स भी आए थे कि सर बहुत अच्छा इंटरव्यू रहा। तो बिल्कुल कुणाल भाई, अब बात करते हैं, आपने इंडिया के अंदर नो डाउट हर जगह पर अपने नाम के झंडे गाड़ रखे। आपने दुबई को भी नहीं छोड़ा, आपने कतर भी नहीं छोड़ा, आपने वहां पर भी जाकर अपने आवाज के जादू से दर्शकों का दिल पूरी तरीके से जीत लिया। तो उस बारे में आपसे मैं बात करना चाहूंगा कि पहली टूर, पहली ट्रिप आउट ऑफ कंट्री, देश के बाहर जाने का अवसर किस प्रकार से और किस तरीके से आपको मिला? उसके लिए मैं सुल्तान भाई, हमारे तारिक जी सैयद जो 70-70 के प्रोपराइटर है, उसके साथ जो ऑर्गेनाइजर है आरिफ खान सर, उनका मैं शुक्रगुजार रहूंगा, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने चांस दिया था। अगर कतार के टूर्नामेंट का जिक्र किया जाए तो उसके लिए मैं जीशान भाई और उनके साथ जो कादर भाई है जो टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइजर है, उनका शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने मुझे पहली बार वहां पर चांस दिया। ऐसे नहीं कि मैं मराठी बैकग्राउंड से हूँ, मराठी काफी अच्छा बोल लेता हूँ, लेकिन उसके साथ हिंदी अगर देखा जाए तो हाँ, त्रुटियां सबके इसमें होती है, कुछ गलतियां हमेशा से होती है, लेकिन उसके ऊपर भी अगर अच्छे से आप प्रयास करोगे तो कुछ ना कुछ हल निकल के आता है। तो कुछ उसी तरह से पहला जो सीजन था 10 का, कुछ उसी तरह से मेरे लिए रहा था। लेकिन उसके बाद जो गलतियां हुई थी वो गलतियां फिर से ना हो, वो दोबारा ना हो, उसके लिए मैं हमेशा से प्रयास करता रहता था। और इस साल जो 10 सीजन था उसमें लोग कहते हैं कि अच्छे फ्लुएंसी के साथ मैंने हिंदी कमेंट्री की, लेकिन वो सेटिस्फैक्शन जो है वो मिलता है कि जी हाँ, कि आप अगर प्रयास करोगे तो अच्छा होता है। ऐसे नहीं कि हर बार गलती ही आपके मुंह से निकलती है, गलती से ही आप सब कुछ करते हो। बिल्कुल। बिल्कुल सर, मराठी कमेंटेटर और मराठी के साथ-साथ आपने हिंदी में अपने आप को भी प्रूव किया है, नो डाउट। और आई थिंक हमने एसपीसीपीएल जो हुआ था, साथ में हमने कमेंट्री की थी, वहाँ पे मैंने आपकी हिंदी सुनी थी। वो हिंदी में और आज की हिंदी में बहुत फ़र्क है और आपने जो मेहनत की है, वो पूरी तरीके से उभर कर आ रही है और दिख कर आ रही है, दर्शकों को भी और हमें भी। तो सर, ये मराठी से हिंदी में कन्वर्ट होकर कमेंट्री करना एक्चुअल होता है ऐसा है, मैं आपको एकदम क्लियर बताता हूँ। मैं हिंदी कमेंटेटर हूँ और मुझे कि कोई कहे कि आपको प्रॉपर मराठी कमेंट्री करनी है, तो मैं प्रॉपर नहीं कर पाऊंगा। तो नहीं कर उस पाऊंगा तरीके से जी। आपको कभी ऐसा दुविधा हुई है कि हिंदी कमेंट्री करने, मराठी कमेंट्री करते करते आपको दर्शकों की डिमांड पे हिंदी कमेंट्री करना है, तो ये दिक्कत कितनी सामने आई और कितना आपने ये दिक्कत को फेस किया, क्या क्या प्रॉब्लम हुई? हाँ, थोड़ी सी दिक्कतें आती थी, क्योंकि कहते हैं ना कि कुछ डिफरेंस होते हैं, कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो मराठी में अलग होते हैं, हिंदी में थोड़े से अलग होते हैं। वो बयान करना हमेशा से थोड़ी सी दिक्कत आती थी मुझे भी, क्योंकि जैसे ही आपके इस हिंदी में कहा जाता है, हम तहे दिल से आपका इस्तकबाल करते हैं, वेलकम, स्वागत। हमारे मराठी में कहा जाता है सीधी तरह एक अच्छी लैंग्वेज में कि आपलं स्वागत आहे, लेकिन थोड़ा सा वो वर्ड मेरे लिए शुरुआती दौर में थोड़ा सा कठिन था, कठिनाइयां आई। लेकिन जब मैं पहली बार आपके साथ एसटीसीपीएल में मिला था, मैंने सोचा था कि यार शहजाद काफी अच्छा हिंदी कमेंट्री करता है। उसके बाद मैंने हरीश पंड्या इनको फॉलो किया, वो काफी अच्छा हिंदी कमेंट्री करते हैं। उसके बाद मैंने यूट्यूब खोला, उसके ऊपर जाकर मैंने ढेर सारे जो हिंदी कमेंटेटर है उनकी कमेंट्री सुनी। जो वर्ड है, जो हर मराठी शब्द के लिए उसके लिए कौन सा वर्ड वहां पर यूज किया जाता है हिंदी में, वो मैंने वहां से सीखा। उसके बाद थोड़ा थोड़ा ट्राई करने लगा, आईने के सामने हमेशा से कुछ बोलता ना गाना गुनगुनाना, उस तरह से मैं कमेंट्री गुनगुनाता था। फिर थोड़ा थोड़ा चलते चलते हिंदी कमेंट्री ठीक ठाक सी होने लगी। बिल्कुल, हिंदी कमेंट्री नो डाउट आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं। आने वाले वक़्त में ऐसा लग रहा है कि शायद हमें आने वाले वक़्त में शायद दूसरा कोई जॉब ढूँढने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कुणाल भाई हिंदी में उतर चुके हैं। नो डाउट कुणाल भाई, हमारा प्यार है आपके साथ में, हमारा ढेर सारी दुआएँ हैं आपके साथ। रीज़न ये है कि आप जितना आगे बढ़ोगे, जितने सफल होगे, ये आने वाले वक़्त में ये हमें गर्व होगा कि अगर हम कहीं जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि कुणाल हमारे साथ में काम करते थे और हम एक-दूसरे के अच्छे दोस्त हैं। ये हमें गर्व फील होगा, ये अच्छी बात है।
लेकिन मैं आपको एक और चीज जरूर बताना चाहूंगा कि हिंदी और उर्दू जो मिश्रण होता है, ये मिश्रण आपने किससे सीखा और कैसे सीखा? क्योंकि हिंदी प्रॉपर एक अलग कमेंट्री होती है, उर्दू और हिंदी का जो मिश्रण होता जी है हाँ। वो कमेंट्री अलग होती है। उसके लिए जब मैं स्टार स्पोर्ट्स में आईपीएल किया करता था, जब हमारा एक बोलते ना एक टर्न होता था, वो खत्म होने के बाद फिर हम लोग एक लॉबी में जुड़ते थे। वहां पर मेरी मुलाकात इरफान पठान जी से हुई थी, जो अच्छा हिंदी और उर्दू का मिश्रण लेकर स्टार स्पोर्ट्स के लिए कमेंट्री करते हैं, और उनकी कमेंट्री सुनने में काफी अच्छी लगती है। आप देखो, जतीन सप्रू की कमेंट्री सुनो, आकाश चोपड़ा उस मायने में थोड़े से अलग है, लेकिन बोलते ना हिंदी और उर्दू का जब मिलाप होता है तो कमेंट्री का कुछ अलग मजा होता है। बस यही मैंने उनसे सीखा। फिर उसके बाद जो 70-70 के प्रोप्राइटर है तारिक जी सैयद, उन्होंने मुझे काफी हद तक उर्दू जो लफ्ज बोले जाते कमेंट्री के फील्ड में, वो उन्होंने सिखाया है। उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा प्रयास किया कि इसके लिए ये जो वर्ड है ये काफी अच्छा है, ये सुनने में काफी अच्छा लगता है। तो बस वहां से मैंने शुरू किया, क्या हिंदी कमेंट्री में थोड़े से उर्दू अगर वर्ड्स आ जाए तो थोड़ा सा टचिंग लगता है। मतलब कहा जाता है कि जो बेस है हिंदी कमेंट्री का वो उर्दू से जुड़ा है और अच्छा लगता है सुनने में। आपने हरीश पांड्या सर के साथ में बहुत काम किया है, बहुत सारी जगह पे आपने मैचेस किए, खासकर दुबई की अगर मैं बात करता हूँ, तो सर क्या उनसे कुछ सीखने मिला? क्योंकि उनके पास भी शब्दों के बहुत सारा शब्द का उनके पास में पिटारा है, और वो जब भी कुछ नए शब्द इस्तेमाल करते हैं, वो शब्द पॉपुलर काफी ज्यादा हो जाते हैं। तो सर मैं हरीश पांड्या सर के बारे में और उनकी कमेंट्री से रिलेटेड कुछ प्रॉफिट के बारे में आपसे मैं जरूर जानना चाहूँ। हरीश पांड्या सर से काफी हद तक चीजें मैंने सीखी है। जब हमारे यहाँ पर रायगढ़ में कमेंट्री के लिए एक शिविर हुआ था सबसे पहले, तब हरीश पांड्या सर वहां पर हमें हर एक बात हरीश पांड्या सर ने सिखाई थी पहली बार। फिर उसके बाद हरीश पांड्या के साथ सर के साथ में काफी हद तक मैंने स्टेज शेयर किया है। तो उनसे काफी जो वर्ड है मैंने सीखे हैं। जैसे कि अभी जो मैंने एक वर्ड का जिक्र किया था, उसके साथ वो गुजराती काफी अच्छा बोल लेते हैं, उसके साथ उर्दू काफी अच्छा बोल लेते हैं, इंग्लिश काफी अच्छा बोल लेते हैं। तो बोलते हैं ना मल्टी टैलेंटेड पर्सन, उस तरह की इंसान हरीश पांड्या सर है। लेकिन उससे भी अच्छा इंसान, बोलते हैं कि आप कुछ भी हो जाओ लाइफ में, आप कुछ भी कमाओ, लेकिन जो इंसानियत होती है वो कभी नहीं गंवानी चाहिए इंसान है। उस तरह के इंसान है। इंसानियत के बारे में अगर देखा जाए तो हरीश पांड्या वन ऑफ द बेस्ट कमेंटेटर इन अवर फील्ड। बिल्कुल, बिल्कुल। नो डाउट हरीश सर की जितनी मैं तारीफ़ करूँ उतनी कम। ऐसे तो बहुत सारे दिग्गज कमेंटेटर हैं, मैं सभी का नाम तो यहाँ पर नहीं ले सकता हूँ, लेकिन सभी कमेंटेटर अपने-अपने क्षेत्र में, अपने-अपने पायदान पर बहुत बढ़िया तरीके से सभी कार्य कर रहे हैं और अच्छी कमेंट्री दर्शकों तक के पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। कुणाल भाई, अब सफ़र आपका आईपीएल का, सबसे पहले आपको चांस मिला आईपीएल के अंदर, तो ये सफ़र कैसा शुरू हुआ? क्या आप लोकल कमेंट्री से डायरेक्ट आईपीएल में चूज किए गए, या फिर आपको एक सुनहरी संधि मिली? यानी वहां तक के पहुंचने का जो सफर था, वो सफर कैसा रहा, यानी किस तरीके से पहुंचा? नहीं, ऐसा नहीं था कि डायरेक्ट आईपीएल में मैंने कमेंट्री की। उसके लिए भी कुछ टेस्ट होती है, वो सब मैंने वहां पर दी थी। मेरे साथ मैं अकेला सिलेक्ट नहीं हुआ था लोकल टेनिस बॉल कमेंट्री से। मेरे साथ चंदू शेट्टी, इनका भी चयन हुआ था। जब पहली बार, मुझे आज भी याद है, रोहन बागवे करके जो प्रोडक्ट मैनेजमेंट संभालते हैं स्टार स्पोर्ट्स के लिए, उनका, और मैंने मुझे याद है कि मैंने 4-5 दिन पहले ही मेरा फेसबुक का पेज बनाया था। उसके ऊपर नहीं लिखा था मैंने कि कमेंटेटर कुणाल दाते, लेकिन मुझे पर्सनल मैसेज फेसबुक के पेज पे, मेरे पेज पे आया था, ना कि मेरे अकाउंट पे आया था। तो पेज पे जब स्टार स्पोर्ट्स का मैसेज आया, रोहन बागवे का मैसेज आया, पहले तो मैंने दोस्तों के साथ उसके बारे में बातचीत की। मुझे लगा कि कोई अपना ही दोस्त मजाक कर रहा है अपने साथ। जी। तो ये हुआ मेरे साथ। फिर मैंने उनको उस टाइम पे तो रिप्लाई नहीं दिया। फिर उसके बाद 2 दिन बाद मैंने कहा कि जी हाँ, मैं कमेंट्री करता हूँ लोकल टेनिस बॉल क्रिकेट। तो उन्होंने कहा कि आपको यहाँ पर आना होगा, लोअर परेल में, वहां पर एक टेस्ट होगी। फिर उसके बाद जो आईपीएल के पुराने जो मैचेस है उसके ऊपर हमें डबिंग किया गया। उसके बाद वॉइस ओवर, हर मैच पर हमने कमेंट्री की। फिर वो क्लिप सेव होते गए। हमारे डायरेक्टर थे हमारे समीर साबन सर थे,
हमारे चैनल के जो हेड है मराठी चैनल के अजय कुरपे सर वहां पर थे। उन्होंने सब वो क्लिप्स देखी। उसके बाद 2-3 दिन ये सफर चलता गया। चंदू सर भी मेरे साथ थे। लेकिन उसके बाद जब मुझे चुना गया तो मेरा चयन हुआ और मुझे कहा गया कि अभी जो आईपीएल शुरू होने वाली है उसके लिए आपको कमेंट्री करना है। तो पहले तो फिर भी मुझे भरोसा नहीं था कि यार मेरा कैसा चयन हो सकता है। फिर डायरेक्टर से पूछा कि जो मैच होने वाला था मुंबई इंडियंस के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग जो चेपॉक में होने वाला था, तो वो मैच के लिए तुझे कमेंट्री करना है और वो आपके साथ रहेंगे संदीप पाटिल, उसके बाद ऋषिकेश कानिटकर, उनके साथ कमेंट्री करनी थी। चंद्रकांत पंडित सर थे, उनके साथ कमेंट्री करनी थी। तो थोड़ा सा मैं शॉक था कि यार ये कैसा हो पाएगा मेरे से, क्योंकि जब हमें सिखाया गया था हेडफोन जब कान में थे लिप माइक के साथ हमें बोलना था। तो जब हमें कमेंट्री से पहले जो सिखाया गया था उसमें ये नहीं था कि आपके कान में तब 7-8 डायरेक्टर्स की आवाज आएगी। बंगाली डायरेक्टर, तेलुगु डायरेक्टर, हिंदी वाले डायरेक्टर, इंग्लिश वाले डायरेक्टर, इन सबकी आवाजें आपके कान में ये हमें नहीं सिखाया गया था। तो पहला दिन जब कमेंट्री के लिए था, और आईपीएल में एक बात है कि अगर जो स्पॉन्सर सेगमेंट है वो अगर आप वहां पर गलती करते हो तो वो सबसे बड़ी गलती मानी जाती है, क्योंकि कार्बन कमाल कैच, ये ब्लाइंडर कैच हुआ, ये मतलब वो कैच के साथ आपको वो बातें जोड़नी होती है। अगर ये कार्बन कमाल कैच है तो ये कार्बन कमाल कैच है। इसके बाद अगर कोई अन्य स्पॉन्सर्स है तो उनके नाम, ड्रीम इलेवन जब वो कॉन्टेस्ट होता है तो वो ड्रीम इलेवन के विजेता होते हैं, उनको मिलेगी मैच विनिंग बॉल जो साइन करेंगे उस टीम के कप्तान। ये सब बोलना पड़ता था मराठी में उस टाइम, लेकिन उस समय 7-8 आवाजें आपके कान में गूंजती थी। ये हमें पहले नहीं सिखाया गया था। तो पहला दिन थोड़ा सा वो अप एंड डाउन था। उसके साथ संदीप पाटिल कमेंट्री बॉक्स में थे, 1983 हीरो, वर्ल्ड कप के बीसीसीआई के चीफ सिलेक्टर रह चुके थे वो इंसान, उनके साथ कमेंट्री करना था। सामने मैच मुंबई इंडियंस खेल रही थी। महेंद्र सिंह धोनी को तो बस मैंने वो 2011 के वर्ल्ड कप में आखिरी गेंद तक छक्का लगाते समय देखा था, लेकिन उनके बैटिंग पर मुझे कमेंट्री करनी थी, उनके टीम पर मुझे कमेंट्री करनी थी। थोड़ा सा प्रेशर था जरूर। लेकिन उसके बाद दूसरे दिन जब दो डबल हेडर संडे के दिन 2 मैचेस हुआ करते थे आईपीएल में, लेकिन उसके बाद अच्छा लगने लगा। फिर वो सब बोलते ना कि उसके बाद माहौल थोड़ा सा बदल गया था हमारे कमेंट्री बॉक्स का, सब मैं जानने लगा था और वहां से अच्छी कमेंट्री होने लगी। बिल्कुल, आपने काफी दिग्गज लोगों के साथ आपको देखा गया है। फेसबुक के ऊपर आपने फोटोज काफी सारे अपलोड किए हैं। जिस तरीके से स्टार प्लेयर्स की अगर हम बात करते हैं तो उनके साथ में मिलकर और उनके सामने जॉइंट होकर कमेंट्री करना, दिल में हड़बड़ाहट तो जरा हुई होगी। ऐसा घबराहट जैसी होती है कि फर्स्ट टाइम फर्स्ट स्टेज, और वो भी इतने बड़े पायदान पे कमेंट्री करना है और सामने स्टार है, कुछ गलती ना हो जाए, ये दिल में चलता रहता है। लेकिन वहां पर भी जाके आपने बहुत बढ़िया तरीके से काम किया, बहुत अच्छा लगा। अब बात करते हैं आपके अजीज दोस्त कमेंट्री के पैनल के अंदर। हमने देखा है जो पैनल सिस्टम होता है, बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि जोड़ी में काम करना बेटर है। तो मैंने देखा है कि आप हमेशा चंदू सर के साथ में जॉइंट में रहते थे। चंदू सर की आपकी जोड़ी कमाल की मानी जाती है और एक अच्छी जोड़ी के रूप में ऑल ओवर महाराष्ट्र में आप लोगों को पहचाना जाता है। तो सर, चंदू सर के बारे में आप क्या कहना है? चंदू सर, मैंने कहा ना आपसे कि जब मैं पहले शुरुआती दौर में कमेंट्री किया करता था कि तब मैं बस लोकल कमेंट्री किया करता था हमारे नवी मुंबई में। लेकिन उसके बाद चंदू शेट्टी सर के साथ मेरी मुलाकात उनके सीएचए टूर्नामेंट में हुई थी, वाशी में, वाशी गांव के टूर्नामेंट में वहां पर। फिर उसके बाद चंदू सर के साथ मैंने मुंबई में काम किया, चंदू सर के साथ मैंने हर जगह पर काम किया। उसके बाद हमारे बारे में कहा जाने लगा कि यार कुणाल दाते और चंदू शेट्टी मैच के दौरान जब होते तो अच्छा लगता है। ढेर सारे कॉल्स फिर आने लगे। जो ऑर्गेनाइजर्स होते थे वो खुद कॉल किया करते थे कि चंदू सर इस डेट पर आ रहे, आपको उस समय उस टाइम पर हमारे टूर्नामेंट पे आना जमेगा। तो फिर उस तरह से डेट मिलती गई, टूर्नामेंट बढ़ते गए, कॉल्स आते गए। चंदू सर के साथ सफर काफी अच्छा रहा। और फिर उसके बाद आईपीएल में भी शुरुआती दौर में मैंने जैसे कि कहा था कि आईपीएल के शुरुआती दौर में जब हम पहली बार टेस्ट के लिए गए थे वहां पर भी चंदू सर मेरे साथ में थे, उनका भी चयन हुआ था। लेकिन कुछ कारणवश फिर वो सिलेक्ट नहीं हुए और बाद में प्रसन्ना संत जो मेरे अच्छे दोस्त है
जो काफी बढ़िया प्रमोटर है स्पोर्ट्स के, उनका चयन हुआ था। उनके जो भाई है उनका चयन हुआ था, चैतन्य संघ, उनके साथ फिर हमने कमेंट्री बॉक्स शेयर किया था। लेकिन चंदू सर के साथ ढेर सारी यादें मेरी जुड़ी है। चंदू सर के साथ मैंने हर एक टूर्नामेंट किया है लगभग, जो महाराष्ट्र में या इंडिया के बाहर भी हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। सर कुणाल जी, मैं ये भी एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। 2019 और 20 के बीच के जो सीजन अभी हाल ही में समाप्त हुआ है, इस सीजन में ऐसा नहीं कहूंगा, नो डाउट हर टूर्नामेंट अच्छी होती है, लेकिन आपको कौन सी टूर्नामेंट, यानी उस टूर्नामेंट का स्तर थोड़ा सा कुछ बढ़ कर था, ऐसा कोई टूर्नामेंट आपको याद है जो 2020 में आपने किया हो? हाँ जी हाँ, डे में अगर देखा जाए तो स्वर्गीय रतन बुआ पाटिल स्फूर्ति चषक हर साल कुछ अलग करने का प्रयास वो लोग करते हैं। वो एक काफी हद तक अच्छा टूर्नामेंट था। और सबसे बढ़िया बात इस साल जो 2020 में मुझे लगी, जो रत्नागिरी चैंपियंस ट्रॉफी, जो ऑर्गेनाइजर है दीपक पवार जी, क्योंकि क्रिकेट की हिस्ट्री में पहली बार हुआ रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र के बनाम रायगढ़ की इकलौती टीम वहां पर खेली। रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र की टीम को रायगढ़ टीम ने वहां पर परास्त किया। ये सबसे बड़ी बात थी टेनिस क्रिकेट विश्व में, क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। अब मैच ठाणा वर्सेस रायगढ़, एक इलाके इलाके के मैच हुआ करते थे, मुंबई वर्सेस पुणे, रायगढ़ वर्सेस ठाणे, ये हो चुका था। कहां पर? शक्ति ट्रॉफी में, जो ऑर्गेनाइजर है सचिन यशवंत गोड़े साहब। लेकिन इससे भी हटकर कुछ नया कंसेप्ट इस बार टेनिस बॉल क्रिकेट में लाए थे हमारे दीपक पवार सर। और उन्होंने पहली बार ठाणा वर्सेस रायगढ़ या रायगढ़ वर्सेस कोई अलग टीम न खिलाते हुए रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र, मैंने पूरे महाराष्ट्र के टेनिस बॉल के क्रिकेटर धुरंधर उनके सामने खिलाया रायगढ़ की इकलौती टीम को, तो वो भी मैच वो रायगढ़ वाले जीत गए। बिल्कुल। आपने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इसका मैच दुबई में किया, उस वक्त क्या फीलिंग आ रही थी? कैसा आप होता है ना, हम भी मैच देख रहे थे तो हमें भी जोश था कि नहीं हमारी टीम इंडिया जीते, लेकिन एज अ कमेंटेटर वहां पे बैठकर कमेंट्री भी करना है और दिलों के अरमान को दबाकर सपोर्ट भी करना है, तो आपने कैसा उस माहौल को पूरी तरीके से तब्दील किया, वो बारे में आपसे पूछना एक अच्छा माहौल बना था स्टेडियम में। काफी तादाद में दर्शक आ चुके थे इंडिया के, काफी सपोर्टर्स वहां पर थे। इंडिया इंडिया के नारे लग रहे थे, एक तरफ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, एक तरफ इंडिया के लिए नारे लग रहे थे। काफी ढेर सारे दर्शक उस समय वहां पर पहुंचे, तो एक अच्छा माहौल था, क्रिकेटिंग माहौल जिसे कहते हैं, वो वहां पर बन चुका था। तो मैंने भी बस पहली इनिंग में मुझे कमेंट्री करनी थी कुछ 4 ओवर के लिए। तो पहली इनिंग जैसे ही शुरुआत हुई, मैंने कमेंट्री करना शुरू किया हरीश पंड्या सर के साथ। जब मैंने माइक शेयर किया, इंडिया बनाम पाकिस्तान ये मुकाबला, और मुझे ऐसा लग रहा था कि इंडिया की विकेटें ना जाए, अच्छी तरह से खेले, क्योंकि सामने तो पाकिस्तान के बोलते हैं ना कि इतने अच्छे गेंदबाज उस समय वहां पर गेंदबाजी कर रहे थे। तो एक अच्छा टारगेट सेट हो जाए, ये मेरे दिमाग में चल रहा था कि एक अच्छा टारगेट हो, एक अच्छा मैच हो, आखिरी गेंद तक मैच जाए और दर्शकों के लिए एक बेहतरीन मैच, मेमोरेबल मैच होना चाहिए, कुछ ऐसे होने चाहिए था उस मैच में। लेकिन हमारे बल्लेबाज तो अच्छा खेले, थॉमस सुमित डेकले अच्छा खेला, अच्छे रन स्कोर बोर्ड पर आए, उस्मान पटेल ने अच्छी शुरुआत दी टीम के लिए। लेकिन उसके बाद विश्वजीत ठाकुर जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की, वो चारों खाने चित कर दिया पाकिस्तानी टीम को। वर्ल्ड कप में तो हम हमेशा से हराते आए पाकिस्तान को, लेकिन टेनिस बॉल क्रिकेट में भी पाकिस्तान को हराया, तो मन को काफी अच्छा लगा कि यार जी हाँ, इस मैच में मैंने कमेंट्री की। बिल्कुल। और यूट्यूब पे लगभग 2 मिलियन के ऊपर व्यू आ चुके हैं 70 को, ये सबसे बड़ी बात है उनके लिए भी, पाकिस्तान इंडिया मैच के लिए भी, और प्रमोशन ऑफ टेनिस बॉल क्रिकेट प्रमोशन के लिए काफी बेहतरीन बात है। बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट। पहले कमेंटेटर आप रहेंगे जिन्होंने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान टेनिस बॉल में फर्स्ट कमेंट्री की, और ये सुनहरी संधि आपको मिली है, और ये बहुत सौभाग्य की बात है। प्रो कबड्डी की अगर बात करें तो फिर प्रो कबड्डी में आपने कदम रखा, प्रो कबड्डी में जो आपने काफी नाम कमाया, तो प्रो कबड्डी के बारे में क्या हमारे साथ साझा कर सकते हैं सर आप? प्रो कबड्डी का एक किस्सा है शहजाद भाई। जब मैंने मेरी आईपीएल की कमेंट्री खत्म की थी, अप्रैल में मेरा आईपीएल का सीजन खत्म हो चुका था। उसके बाद सितंबर में ये प्रो कबड्डी होने वाला था, लेकिन उसके बीच में हम लोग जब हमारा 20 जुलाई का लॉन्चिंग डेट था स्टार स्पोर्ट्स मराठी का, तो उसके लिए कुछ मैचेस का डबिंग मुझे करना था।
उसके बाद मैचेस का डबिंग करते समय फिर जो वे टू फाइनल 2019 का वे टू फाइनल जो था मुंबई इंडियंस का, कैसे कैसे मैचेस जीत के गई मुंबई इंडियंस फाइनल तक, फाइनल का जो मैच हुआ आखिरी गेंद तक वो मैच चला, वो सब इस सब की इन सब मैचेस की कमेंट्री मुझे करनी थी, उसका एक डबिंग बनाना था, 24 मिनट्स की क्लिप्स बनानी थी स्टार स्पोर्ट्स मराठी के लिए, तो वो सब मेरा काम चल रहा था। लेकिन उसी समय में फिर 2 महीने बाद प्रो कबड्डी होने वाली, तो जो मेरे डायरेक्टर थे समीर सावंत जी, उनको मैंने कहा था कि सर ये तो मैं डबिंग कर ही रहा हूँ, डबिंग करते समय जो मेरे कॉन्ट्रैक्ट में था वो सब मैं कर ही रहा था, लेकिन उनसे मैंने एक बार कहा कि सर कबड्डी भी मुझे सीखनी है, कबड्डी की कमेंट्री मुझे करनी है। तो बोला ठीक है, एक मैच तेरे सामने लगा देता हूँ तो कमेंट्री कर। मैच मेरे सामने लगा दी, लेकिन कबड्डी का बोलते ना कभी मुझे मालूम नहीं था, तो कमेंट्री क्या करूं। आवाज अच्छी थी, बातें करना जानता था, रेडर रेडर पता था, डिफेंडर जो कहते हैं वो पता था, लेकिन स्किल्स, कबड्डी की जो स्किल्स होती है, किक होती है, जैसे कि मैंने लाइन जंप का भी यहाँ पर जिक्र किया था पवन सहरावत की, टो टच कहा जाता है, ये जो कबड्डी के जो वर्ड्स होते हैं ये मुझे पता नहीं थे, स्किल्स जो होते हैं वो मुझे पता नहीं थे, तो बेसिक कमेंट्री में कर रहा था। मेरे सर ने मेरे सामने ऐसा किया कि ठीक है, लेकिन भाई तू क्रिकेट ही कर। तो उस समय फिर पिंक बॉल टेस्ट हुआ, उसका भी डबिंग में कर रहा था, वो सब मैचेस मैंने किए। वेस्ट इंडीज का टूर हुआ था, इंडिया का टूर, इंडिया में वो मैचेस का डबिंग में कर रहा था। फिर उसके बाद आपको याद होगा साउथ अफ्रीका के साथ T20 मैचेस हुए थे, धर्मशाला में पहला मैच वॉश आउट हुआ था, 2 मैचेस उसके बाद हुए थे, वो मैचेस मैंने किए इंटरनेशनल क्रिकेट में मराठी कमेंट्री में। फिर कबड्डी के लिए फिर 19 दिन का कैंप लगने वाला था, एक सेमिनार लगने वाला था स्टार स्पोर्ट्स में नए कमेंटेटर्स के लिए। तो फिर सर को मैंने कहा कि सर मुझे भी कबड्डी सीखनी है, ठीक है कल से आ जा। 8 बजे से लेकर शाम के 7-8 बजे तक मैं लोअर परम में रहा करता था, सुबह से लेकर शाम तक कबड्डी, क से लेकर डी तक मैंने पूरा कबड्डी सीख लिया। स्किल्स जो थे वो मैंने सीख लिया, मैट पर क्या क्या होता है, कौन सा राइट कवर डिफेंडर है, क्या ये कर सकता है, ये टीम की खासियत क्या है, ये टीम अगर डिफेंस के लिए अच्छी जानी जाती तो इनके अच्छे डिफेंडर्स कौन से हैं, रेडर्स के लिए अगर एक टीम जानी जाती है तो इनका मेन रेडर कौन है, उसका पूरा इतिहास, आज तक भी वो प्रो कबड्डी के सीजन में ये कैसा खेला है, उसके पॉइंट्स कितने हैं, वो सब मैंने उनकी सब जानकारी ले चुका था तब तक। फिर उसके बाद पहली बार इंडियन 7 वर्सेस वर्ल्ड 7 एक मैच था स्टार स्पोर्ट्स पर प्रमोशन के लिए, वो खेला गया, उसमें 10 मिनट कमेंट्री करने का मौका मुझे मिला। तो क्योंकि 20 मिनट का फर्स्ट हाफ होता है, 4 पेयर हमारे साथ थी, 10 मिनट का मौका मुझे मिला सेकेंड हाफ में, उसमें मैंने कमेंट्री की, तो वो अच्छी लगी, हमारे प्रोड्यूसर को अच्छी लगी। फिर उसके बाद कहते ना कि जो कमेंट्री का पैनल था, मेरे नाम के सामने लीड कमेंटेटर लिख के आता था कबड्डी केस में, बोलता है क से लेकर शुरुआत की तो लीड कमेंटेटर तक मैं पहुंचा स्टार स्पोर्ट्स में मराठी के लिए प्रो कबड्डी लीग में। क्या बात है, क्या बात है सर। काफी सारी आपसे मैंने चर्चा कर ली, बहुत सारा बातें आपने मुझे बताई है। लेकिन ऐसा होता है कि कभी भी कोई भी चीज सीखने के लिए एक गुरु की जरूरत होती है, तो मैं जान सकता हूँ कुणाल दाते सर, आपका गुरु कौन था जिसे आपने देखकर कमेंट्री सीखने की चाहत दिल में जगाई? गुरु अगर देखा जाए तो किताबें मेरी गुरु रह चुकी है, ऐसे किसी को मैंने आज तक फॉलो नहीं किया, एक फ्रैंकली मैं बताता हूँ, ना किसी को मैंने आज तक मेरे लाइफ में कॉपी किया है। प्रभाव काफी कमेंटेटर का है, काफी जो नए कमेंटेटर है वो काफी हद तक अलग अलग कमेंटेटर्स को फॉलो करते, कुछ उनके साथ जो उनको एक्सपीरियंस आ चुके हैं वही एक्सपीरियंस वो वहां पर कमेंट्री में शेयर करते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कुछ जो नए कमेंटेटर कमेंट्री करते हैं इनको देखकर कि यार ये तो कमेंटेटर वो है, वो कर रहे कमेंट्री, उनका नाम नहीं होता है। उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई आप गुरु मानिए, नो डाउट हर किसी इंसान को, जैसे कि आपने कहा कि गुरु की जरूरत होती है, आप गुरु मानिए, लेकिन उनकी तरह बातें करना छोड़ दीजिए। सबसे पहली बात तो कमेंट्री आप, अगर मैंने आपके साथ भी मैंने माइक शेयर किया, थोड़ी सी झलकी आ जाएंगी हिंदी वर्ड्स में, लेकिन कभी मैंने फॉलो नहीं किया किसी कमेंटेटर को। बोलते ना कि अपनी शैली बनाओ, कि बस उसी तरह से आपको अपने को प्रमोट करना है, आपको बात करनी है, हिंदी कमेंट्री हो या मराठी कमेंट्री हो। मैंने किसी को आज तक कॉपी या फॉलो नहीं किया, उसके जैसा बनने का मैंने प्रयास नहीं किया। वो जो वर्ड इस्तेमाल करता है वो मैंने कभी डिलीवर्ड नहीं किया। ऐसा नहीं है मराठी में
वर्ड तो लगभग सेम होते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ वेरिएशन आपके पास होना जरूरी होता है। बस वही वेरिएशन से आप डिलीवर करते जाओ। किसी की कॉपी करना, यानी बोलते ना कि नाम उसका नहीं होता है, जिसकी आप कॉपी करते हो ना, बस उसका नाम हो नाम जाता है उसका। वो मैच। बिल्कुल। आज देखा जाए तो कुणाल दाते की बहुत सारी कॉपी आ चुकी है। काफी सारे कमेंटेटर आपसे ऐसा कमेंट करने की कोशिश करते हैं। और खासकर आपकी आवाज, डिक्टो आपकी आवाज, और राहुल शिरसाट, मैंने उन्हें सुना है, उनके साथ काम भी किया है। ऐसा लगता है कि कुणाल दाते ही बोल रहे हैं। कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगता है कि कुणाल दाते की आवाज है। और अच्छी कमेंट्री अभी सीख रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में जरूर एक अच्छे कमेंटेटर के रूप में पूरी तरीके से उभर कर वो आएंगे। और जिस तरीके से कहा जाता है ना कि आम बनिए अंगूर नहीं, अंगूर बनोगे तो छत्तों में रहोगे और आम बनोगे तो अकेले निकल जाओगे। तो उसी तरीके से अगर आपको कुछ अच्छा करना है तो खुद की पहचान बनाए, ना कि दूसरों का, दूसरे की जी आवाज हाँ, या फिर मैं वही दूसरों की। कहना चाह रहा हूँ सजद भाई, क्योंकि देखो अब मार्केट में दो तरह के ब्रांड बिके जाते हैं। एडिडास का स्पेलिंग और एबिबास का स्पेलिंग काफी हद तक दिखने में अच्छा लगता है, लेकिन हम्म, एडिडास की जो फीलिंग है वो एबिबास में नहीं मिलेगी। और नहीं उसके मिलेगी। साथ प्यूमा और पमा, हम्म, आपको वर्ड दिखने में काफी अच्छे लगेंगे कि यार ये तो है, ठीक है। आप प्यूमा ब्रांड्स अगर यूज कर रहे हो, और पमा जो मार्केट में मिलता है, 5,000 बिल्कुल का टी शर्ट आप लो, 200 रुपए का टी शर्ट आप लो, जो जिसकी बिल्कुल। जो फीलिंग है वो फीलिंग उसमें जरूर आती है। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो नए उभरते कमेंटेटर है, भाई ठीक है आप कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन उसमें भी आपका क्या है वो डिलीवर करने का प्रयास करो, ताकि दर्शकों को समझ में आए कि जी हाँ, ये कुणाल दाते नहीं, ये इंसान कमेंट्री कर रहा है। बिल्कुल। जो हमारे दर्शक हैं या फिर आगे चलकर ये इंटरव्यू जो कमेंटेटर्स देखेंगे तो बुरा ना मानिएगा। ये आपकी अच्छी के लिए बात हमने साझा की है आपके साथ कि अगर करना है तो खुद का नाम बनाइए, खुद के दम पर जी हाँ। करिए। और लोगों को ऐसा लगना चाहिए वो आपको आपके नाम से पहचाने, ना कि किसी की कॉपी कहकर पहचाने। तो ये चीज को आप ध्यान में रखिएगा। नो डाउट आप करते रहिए। अगर आपको कोई अल्फाजों की कमी पड़ती है तो नो डाउट आप दूसरे कमेंटेटर से ले सकते हो, उनकी कॉपी कर सकते हो, लेकिन कुछ वक्त तक अगर आगे जाकर आपको खुद के दम पर कमेंट्री करनी है तो खुद के अल्फाज, खुद के डायलॉग, खुद की डायलॉग डिलीवरी, ये सब चीजें करना आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। नहीं तो फिर आप जितने में हो उतने में रह जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। यही कहने का मतलब आपका था कुणाल भाई। आई थिंक जी सो हाँ, मैं ये वही बोल ये रहा हूँ कि अल्फाज अल्फाज किसी की जहागरी नहीं है, हम्म, या जो वर्ड्स है वो मेरे वर्ड्स में ये नहीं कह सकता हूँ कि भाई ये कुणाल दाते की वर्ड्स। यार जो कोई, हर कोई इस्तेमाल कर सकता है और कीजिए, वो तो सबसे अच्छी बात है। लेकिन जो आपने अभी अभी कहा कि जो नहीं करना चाहिए, बस वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो उभरते कमेंटेटर है, जो सीखना चाह रहे हैं इस कमेंट्री के फील्ड में, उनको यहाँ से कुछ सीखना है। बिल्कुल। काफी सारे मैंने ऐसा देखा है। चलिए खैर, अभी नए नए जो यंगस्टर्स आए हैं, कॉपी पेस्ट का ज्यादा शौक रहता है क्योंकि इंटरनेट का जमाना है, तो शायद कॉपी पेस्ट के चक्कर में थोड़े से परेशान है। लेकिन हमने अच्छी नसीहत दी है, अगर इसका फायदा उठा सकते हैं तो उठाइए। खुद के दम पर आप जरूर कुछ ना कुछ कर दिखाइए, और हमें भी गर्व हो कि आगे चलकर आप अपना थाने हो या फिर महाराष्ट्र हो, इसका नाम आप रोशन करें। चलिए कुणाल भाई, अब मैं आपसे ना कुछ पर्सनली क्वेश्चन आंसर करना चाहूंगा रैपिड फायर टाइप में। अगर मैं ये पूछूं कि क्रिकेट में आपको सबसे बेटर प्लेयर कौन लगता है, जिसे आप बोल सकते हो कि यार ये आइकॉन बनने लायक है, आपका आइकॉन मान लीजिए, कौन होगा ऐसा प्लेयर? अगर मेरे यहाँ से नवी मुंबई से अगर देखा जाए तो भूषण पाटिल है, रायगढ़ से देखा जाए तो रायगढ़ का स्टार खिलाड़ी आकाश तारेकर, और ओवरऑल क्रिकेट में देखा जाए तो कृष्णा साथी। बिल्कुल। आपको सबसे अच्छी बैटिंग किसकी पसंद है? बैटिंग स्टाइल, बैटिंग मूवमेंट, और बैटिंग में आप किसकी बैटिंग मिस नहीं करना चाहते जब भी वो खेले? थॉमस डायस, क्या फिलहाल बात जिस तरह से फॉर्म में वो थॉमस डायस है, हर बोलते हैं ना, ग्राउंड के हर एक कोने में उसके शॉट जाते हैं इनसाइड आउट। जो इस बार शारजा स्टेडियम में उसने इनसाइड आउट कवर्स में छक्का लगाया था, वो आज भी मैं देखता हूँ कि यार ये बैट्समैन कुछ अलग बैट्समैन है टेनिस बॉल क्रिकेट। है! बॉलिंग स्टाइल किसका पसंद आता है आपको? बॉलिंग स्टाइल मुझे पसंद आता है अंकुर सिंह और विश्वजीत ठाकुर का, दोनों भी हालांकि रायगढ़ के। उसके बाद इमरोज काफी अच्छी बॉलिंग करता है, उसका स्टाइल काफी यूनिक है, अच्छा है। इन स्विंगर काफी अच्छा डालता है। आपको
इतनी जगह आपने कमेंट्री की है, तो मैं ये पूछ सकता हूँ आपसे और ये भी जान सकता हूँ कि सबसे माइंडेड प्लेयर टेनिस क्रिकेट में, सबसे माइंडेड प्लेयर आप किसे मानते हैं कि इसके पास बहुत दिमाग है और ये ताबड़तोड़ फास्ट दिमाग चलाता है, यानी कौन सा ऐसा माइंडेड प्लेयर हो? माइंडेड अगर देखा जाए तो ओंकार देसाई का माइंड इस बारे में काफी अच्छा चलता है, क्योंकि मैंने देखा है जब तिरुपति सावडी टीम ओंकार देसाई की टीम के सामने खेल रही थी, किरण पवार ने शायद सिब्बान शेख के ओवर में काफी अच्छे रन बनाए थे। उसके बाद स्लेजिंग उसने शुरू किया, स्लेजिंग के बाद विकेट लेना शुरू किया और सामने वाली टीम ऑल आउट हो चुकी थी। और बोलते हैं ना, माइंड कुछ अलग ही चलता है उसका क्रिकेट में। उसके बाद अगर देखा जाए तो अंकुर सिंह है, वो भी काफी बिल्कुल। अच्छा माइंडेड कैप्टन है। अगर हम जाते हैं हर जगह पे अलग अलग टूर्नामेंट करने, तो अलग अलग जर्सीज प्रदान की जाती है, ऑर्गेनाइजर टीम्स को जर्सी प्रदान करते हैं। तो मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा कि 2019 और 20 में आपको सबसे अच्छी जर्सी किस ऑर्गेनाइजर ने प्लेयर्स को दी लगी होगी? 2019-20 में रत्नागिरी चैंपियंस ट्रॉफी की इस साल की जो टीम की जर्सीज थी वो काफी अच्छी थी। रतन बोआ ट्रॉफी में काफी अच्छी जर्सीज देखने मिलती है। इस साल में रणजीत स्मूर्ति ट्रॉफी में आया था, मुझे लगता है श्रीकांत गोहिल जी इनकी जो टूर्नामेंट थी वहां पर कुछ अलग ही माहौल था। इस सब जो टूर्नामेंट है वो काफी अच्छे टूर्नामेंट और मजा आता है ये टूर्नामेंट करने में। बिल्कुल। अब आप थाना की बात की है, रणजी ट्रॉफी की अगर हम बात करते हैं, तो एक दिन आप भी आए थे और आपने भी एक दिन वहाँ पर हमें ज़रूर दिया था। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, रणजी ट्रॉफी में आप आए थे, आपको कैसा फ़ील हुआ? और जिस तरीके का आपने वहाँ पर क्रिकेट देखा, तो उसके बारे में आप 2 शब्द ज़रूर रणजी ट्रॉफी और टूर्नामेंट के बारे ओवरऑल ठाणे क्रिकेट के जो रति महारथी है वो वहां पर मुझे देखने मिले जब मैं उस समय वहां पर आया था। कमेंट्री बॉक्स में आप थे, हेमंत जी थे शायद से उस समय। उनके साथ कमेंट्री करने का कुछ अलग ही एक्सपीरियंस था। उसके बाद जो रणजीत मूर्ति ट्रॉफी के ऑर्गेनाइजर है उनके साथ मैं जुड़ा। कहते हैं ना, इंसान इतना डाउन टू अर्थ होना चाहिए कि श्रीकांत गोयल जी को जब मैंने देखा, उनके साथ मैंने बातचीत की। अयूब मेरे साथ वहां पर था, क्योंकि अयूब ने मुझे वहां पर वो कमेंट्री के लिए बुलाया था। एक दिन मैं वहां पर दे सका, इसके लिए मैं अयूब से यहाँ पर क्षमा मांगना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे कहा था कि आगे वाले कुछ दिन आप वहां पर आइए। लेकिन कहते हैं ना कि हर एक और मेरा कमेंट्री का सेशन खत्म हुआ, उसके बाद मैं जो ऑर्गेनाइजर है श्रीकांत गोयल जी उनके साथ कुछ बातचीत करने लगा। कहते हैं ना, इंसान ने इतना डाउन टू अर्थ होना जरूरी होता है कि जो इंसान आपके साथ अगर बातें करेगा तो एक छवि उसकी अपने मन में बैठनी चाहिए। कुछ उस तरह की छवि श्रीकांत गोयल की उसके बाद मेरे मन में बैठ चुकी थी। उसके बाद अच्छे अच्छे टूर्नामेंट में वो हमारे साथ मिले, जुड़े थे हमारे साथ, अच्छी बातचीत उनके साथ हुई। कहते हैं ना, एक रिलेशन बन जाता है। पैसे मायने नहीं रखते। मैं एक कलाकार हूँ, मैं जब आता हूँ, मैं कमेंट्री करता हूँ, मैं कुछ डिलीवर करता हूँ, तो उसके लिए ऑर्गेनाइजर मुझे कुछ पे करते, पेमेंट देते हैं। उसके बाद मैं चला जाता हूँ। लेकिन इंसानियत नाम की कुछ चीज होती है जो उस समय मुझे श्रीकांत गोयल और उनके पूरे फैमिली से सीखने मिली। एक अच्छे इंसान है श्रीकांत गोयल। और आपने जैसे कि कहा कि ठाणे का वर्ल्ड कप, जी हाँ, मैं भी मानता हूँ काफी बढ़िया वहां पर ऑर्गेनाइजेशन होता है। पूरे टूर्नामेंट का एक अच्छा स्टेज, अच्छा सेटअप वहां पर होता है। कमेंट्री के लिए कुछ अलग मजा आता है। दर्शक काफी तादाद में वहां पर होते हैं। एक गेंद में 10 रन वहां पर बन चुके थे, वो अलग ही अपने मायने में एक अलग रिकॉर्ड था उस टूर्नामेंट का। वो काफी हद तक दर्शकों ने देखा। फिर उसके बाद वो टूर्नामेंट की चर्चा टेनिस क्रिकेट वर्ल्ड में होने लगी। और मुझे भी लगता था कि ये टूर्नामेंट का मैं हिस्सा हूँ। उससे पहले भी मुझे बुलाया गया था, लेकिन उस समय भी मैं थोड़ा सा बिजी था। इस समय मैंने एक दिन उसके लिए निकाला, मतलब अयुब के लिए या श्रीकांत गोयल के लिए निकाला। अगर आप जैसे कि कहते हो कोरोना महामारी अगर यहाँ से खत्म हो जाती है, सीजन 7 अगर आता है, तो मैं जरूर आने का प्रयास करूंगा। में। आपने गली मोहल्ले से क्रिकेट लोगों ने स्टार्ट किया, लेकिन आपके जो अल्फाज थे, आपने कमेंट्री गली मोहल्ले से स्टार्ट की और आज एक ब्रांड आप बन चुके हैं। मैं तो यही कहूंगा, और आपने कहा था कि मैं ब्रांड नहीं हूँ, लेकिन हमारे लिए एक आप ब्रांड ही बन चुके हो। और इसी तरीके से ये ब्रांड चमकता रहे, ये हमारी उम्मीद और आशा रहेगी जरूर। सर, ढेर सारी बातें की हैं। अब मैं आपसे खुद से जानना चाहता हूँ कि आप मराठी कमेंटेटर, एज अ कमेंटेटर, आपको कौन से कमेंटेटर पसंद आते हैं? क्या ऑल ओवर महाराष्ट्र में आप किन्हें पसंद करते हैं कि इनकी कमेंट्री सुनना मुझे पसंद
कमेंट्री अगर देखा जाए महाराष्ट्र का नहीं मैं कहूंगा, जो कमेंटेटर को मैं मानता हूँ मेरे लाइफ में वो कमेंटेटर है हर्षा भोगले सर। उनकी कमेंट्री में कुछ अलग मजा है। अगर टेनिस बॉल क्रिकेट की कमेंट्री देखा जाए तो चंद्रकांत शेट्टे जो है, जो हमेशा से मेरे साथ जुड़े थे, उनकी कमेंट्री मुझे काफी अच्छा लगती है। हिंदी में अगर देखा जाए तो मैंने पिछले मेरे इंटरव्यू में भी आपका नाम लिया था, शहजाद भाई आपकी कमेंट्री, उसके साथ हरीश पंड्या, इनकी कमेंट्री मुझे काफी अच्छी लगती है। हिंदी में आप दोनों हो चुके हैं, उसके बाद मराठी में अच्छे कमेंटेटर है नो डाउट। चंद्रकांत शेट्टे काफी बढ़िया कमेंट्री करते हैं। मुंबई में अगर देखा जाए 4-5 साल अगर पीछे आप जाते हो तो चंद्रकांत शेट्टे एक, मुझे आप जो ब्रांड करे वो एक ब्रांड हुआ करते थे, ब्रांड आज भी है। वो वहां पर हर एक टूर्नामेंट में कमेंट्री करते हैं, लगभग महाराष्ट्र के अच्छे अच्छे टूर्नामेंट में चंद्रकांत शेट्टे अच्छी तरह से कमेंट्री करते हैं, तो वो अच्छे कमेंटेटर। एक अच्छे स्वभाव के भी आदमी है और बहुत ही मेल जोल वाले किस्म के इंसान है चंद्रकांत शेट्टे। अगर आप उनसे बातचीत करें तो उन्हें जरा भी एटीट्यूड नाम की चीज नहीं है। बड़े कमेंटेटर होने के बावजूद भी उनके साथ में जब भी कमेंट्री करो तो ऐसा लगता है कि एक दोस्त के साथ, हम आपके साथ करो या उनके साथ करो तो ऐसा लगता है कि एक दोस्त के साथ बैठकर कमेंट्री हमारी चल रही है। बिल्कुल बड़ा इंसान बनने के बाद जो अपनी जगह, अपने स्थान को बरकरार सही तरीके से रखे, वो एक बेहतर इंसान माना जाता है। जिसमें एक आपका नाम आता है, चंदू सर का नाम आता है, ऐसे बहुत सारे कमेंटेटर है जिनका नाम आता है। आजकल ऐसा भी होता है जो यंगस्टर्स है और सीनियर्स है, सीनियर सही तरीके से रिस्पेक्ट नहीं दे पाते और यंगस्टर कमेंटेटर उन्हें सही तरीके से रिस्पेक्ट नहीं देते। ये चीज़ तो आपको भी पता है, हमारी फील्ड में ये सिचुएशन बहुत जगह हमने देखी है। हम नाम जी नहीं हाँ। लेंगे लेकिन ऐसा होता है कि कोई अच्छा कमेंटेटर है या फिर यंगस्टर है तो रिस्पेक्ट इज्जत ये देना जरूरी होती है। इसके ऊपर क्या कहेंगे कुणाल भैया? रिस्पेक्ट की बात आपने की तो एक अच्छा मुद्दा, आपने एक अच्छा क्वेश्चन मुझसे आपने किया है। जी हाँ, रिस्पेक्ट तो देनी चाहिए। जो आपके साथ को कमेंटेटर होता है उसके साथ आप रिस्पेक्टफुली पेश आइए। और लाइफ की हमेशा एक पॉलिसी होनी चाहिए कमेंटेटर की, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। ऐसा नहीं कि आप हर बार सर 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 ही करते रहो या बस उसके बोलते ना तलवे चाटना। ये तो लाइफ में मैंने आज तक कभी किया नहीं है, ना कभी करूंगा। लेकिन एक बात होती है, मैंने जैसे कि श्रीकांत भोयर का जिक्र किया था कि इंसान ने कैसा होना चाहिए, बिल्कुल उनकी तरह होना चाहिए। स्वर्गीय रतन कुमार पाटिल स्मृति चषक के जो ऑर्गेनाइजर है, विनोद जी रतन पाटिल, जो संगठना के ग्रामीण टेनिस बॉल क्रिकेट संगठना के अध्यक्ष है, लेकिन उनके साथ अगर आप बात करोगे ना, उनके मुंह से हमेशा एक शब्द आपके लिए निकलता है, राजा। मतलब वो अगर देखा जाए तो वो इंसान वो डोंबिवली ग्रामीण क्रिकेट का राजा है, लेकिन जब आपके साथ बातें करेंगे वो कुणाल राजा कसा है, उसी तरह से सचिन यशवंत गोड़े, कुणाल जी, मतलब जो आपको रिस्पेक्ट देते जी लगाकर। उसी तरह से रत्नागिरी चैंपियंस ट्रॉफी के ऑर्गेनाइजर दीपक पवार, वो भी कुणाल जी, या एक रिस्पेक्ट दिया जाता है बड़े ऑर्गेनाइजर से, वो काफी अच्छी बातें होती है। फिर उसके बाद मैंने जो अभी अभी एक इंटरव्यू लिया था, आपको याद ही होगा 1983 हीरो वर्ल्ड कप के संदीप पाटिल सर। जब मैंने पहली पहली जो स्टार्टिंग मैंने की है, स्वागत है संदीप पाटिल सर, तो उन्होंने क्या कहा आपको याद होगा की कुणाल माझ्या आई वडिलांनी माझं चांगलं नाव ठेवलंय संदीप पाटिल, सर लावायची गरज काय। बिल्कुल उसी तरह का किस्सा कमेंट्री बॉक्स में हुआ था 2019 के आईपीएल के दौरान। संदीप पाटिल, कुणाल तू मला संदीप बोल, तो मेरी टंग थोड़ी सी कतरा रही थी कि यार मैं संदीप कैसे बोलूं, लेकिन उन्होंने बोला है, प्रोड्यूसर ने बोला है, डायरेक्टर ने बोला है तो करना है। तो फिर थोड़ा सा रुक रुक के, हा संदीप आता हा बॉल इथे गेलाय तर संदीप तुम्हाला काय म्हणायचंय। एक्चुअली रिस्पेक्ट वो टाइम पे मैं अलग तरीके से देता था, लेकिन सर ये जोड़ना जरूरी नहीं था, बस वही उन्होंने कहा। लेकिन जब मैंने एक 70% लॉकडाउन गपशप में एक इंटरव्यू लिया जावेद जी का, मैं अभी भी जी लगा रहा हूं, और जावेद को मैं जावेद भाईजान या भाई बस ऐसे ही बोलता हूँ, क्योंकि जावेद भाई जब पहली बार मेरे नबी मुंबई में आए थे, उनके जो लड़के का उन्होंने जिक्र किया था, थोड़ा सा वो बीमार था, उसके लिए कुछ फंडिंग की जरूरत थी, तभी सबसे पहले इनिशिएटिव मैंने, मेरे दोस्त नीलेश पाटिल, सुरेश राणा अंकल, उन्होंने लिया था। तब 1,64,000 शायद इतनी धनराशि हमने उनके बच्चे के लिए वहां पर डोनेट की थी, वो टूर्नामेंट के माध्यम से। तो एक फैमिली रिलेशन मेरे जावेद भाई के साथ थे। जावेद, मैं तो फिर वो इंटरव्यू मैंने उनको सर नहीं कहा था,
तो कुछ जो बोलते हैं ना हित चिंतक अपने होते हैं, तो एक व्हाट्सएप का ग्रुप था वहां पर बोलते हैं ना कुछ अपने तरफ आकर्षित करने के लिए कुछ अलग किया जाए, तो उन्होंने वहां पर डाल दिया ओवरऑल इंटरव्यू इज गुड बट जावेद इज सर, जावेद को सर कहना जरूरी था। ऐसे नहीं है, एक बेसिक रूल है इंटरव्यू का। अगर आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं तो आप मुझे सर नहीं कहोगे, कुणाल या कुणाल कह बस यही होता है और यही करना चाहिए। इससे क्या होता है, रिलेशन एक अलग होता है। लेकिन कुछ कुछ लोगों को कुछ अलग दिखाने का प्रयास करना होता है कि भाई मैं ग्रेट हूं, मुझे ये करना है, इसको नीचा दिखाकर मैं कैसा आगे बढ़ूंगा या मैं कैसा ऊपर हूं, ये दिखाने का प्रयास कुछ कुछ लोग करते। तो ये जो संदीप पाटिल ने जो मेरे इंटरव्यू में कहा कि कुणाल मला तू संदीप बोल आणि माझ्या आई वडिलांनी मला एक चांगलं नाव ठेवलंय, त्याच्यासमोर सर लावू नको, ये उनके कान के नीचे तमाचा था। क्या बात क्या बात है। ये तो बात सही है। और सोशल मीडिया मैं तो अक्सर कहता हूँ कि ये फायदेमंद भी चीज है, ये हानिकारक भी है। अगर आप इसको अच्छे तरीके से यूज करते हो तो ये आपके फायदे के लिए है, अगर आप इसे खराब तरीके से यूज करते हो तो जी ये हाँ, हानिकारक वही है। मैं कैसा है सैजद भाई, मैंने आज तक सोशल मीडिया का मैं यूज करता हूँ, तो मैंने आज तक किसी के ऊपर टीका या टिप्पणी कभी नहीं की है। आप देखो, रिस्पेक्ट अगर देना है आपके कलीग्स के साथ, आपको रिस्पेक्ट करना है, अगर क्षेत्र में अगर देखा जाए कमेंट्री के क्षेत्र में रेशमा मैं मैडम अच्छा काम कर रही है तो उसको रिस्पेक्ट तो देना ही बनता है। अपना बोलते हैं ना कि ये कर्तव्य है अपना कि यार उनको रिस्पेक्ट देना है। हमारे साथ सोनम मैडम जो रत्नागिरी की अच्छी स्कोरिंग डिपार्टमेंट की भूमिका वो निभाती आई है, सोनम मैडम से आप कभी भी पूछो, जो रिस्पेक्ट है वो उनको देनी चाहिए, क्योंकि इस क्षेत्र में जो मेन डोमिनेटेड वर्क माना जाता है उसमें ये काफी अच्छा वर्क कर रहे हैं। और जब कोई अपने पर उंगली उठाता है तो उसका भी बोलते हैं ना जवाब, ये बस इस माध्यम से मैं देता हूँ जो आज मैंने आपके सामने दिया। कि कभी आपके साथ कुछ फनी मोमेंट हुआ है, फनी किस्सा हुआ है, कहीं आप कमेंट्री करने जा रहे हैं और वहां पर आपके साथ कोई ट्रेजेडी हो गई जिसे आप मेमोरी में संभाल के रखते हो, कुछ ऐसे हंसी मजाक के पल कुछ हुए आपके साथ में, ऐसा कोई किस्सा, कोई नहीं, टूर्नामेंट में? हंसी हंसी मजाक के पल तो नहीं हुए हैं, लेकिन शॉकिंग मेरे लिए एक लाइफ में बोलते हैं ना एक मोमेंट मेरे लाइफ में आया, जो दिन में कभी मेरे लाइफ में नहीं भूलूंगा। आदिवासी प्रीमियर लीग में करने गया था ओवड़े के ग्राउंड पे रायगढ़ में। 5 दिसंबर 2018 का वो दिन था। हालांकि मेरे पिताजी उस समय काफी बीमार थे, हॉस्पिटलाइज थे, उसके बाद उनको घर लाया गया। उनकी तबीयत काफी अच्छी थी, हमेशा से मेरे साथ बात किया करते थे, लेकिन 5 दिसंबर का वो दिन मेरे लाइफ का मैं कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि जब मैं कमेंट्री के लिए गया, मैं आदिवासी प्रीमियर लीग वहां पर मैच बस शुरुआत होने वाली थी, मैच की टॉस हो चुका था, माइक मैंने हाथ में पकड़ा था और जिस तरह से मैं बोलते ना गणेश भगवान को याद करके, मेरे माता पिता को याद करके बस शुरुआत करने वाला था कमेंट्री की, तो टेबल पर मेरा फोन था, फोन बजने लगा, बहन का फोन था, सामने से मैंने उठाया और वहां से रोने की आवाज आई और पहले 4 शब्द उसने कहे कि पप्पा गेले। बस वो मेरे लिए शॉकिंग बात थी उस दिन। मैंने वहां से गाड़ी निकाली, वो 20 मिनट का सफर मैंने कैसे तय किया आज तक मुझे याद नहीं है, मैं कैसे घर पर पहुंचा। उसके बाद अंतिम जो क्रियाक्रम होता है डैड का, वो जाकर गांव में किया। वो दिन बोलते ना लाइफ का ब्लैक डे ऑफ माई लाइफ, वो दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन अगर आप ने कहा कि कॉमेडी फन वाला किस्सा अगर आपके साथ, तो ऐसे कोई किस्से मुझे याद नहीं है कि अ, कहीं जाकर मेरे साथ किसी ने कॉमेडी किया है या कोई किस्सा हो चुका है ऑर्गेनाइजर के बारे में। लेकिन जो मेरे सहयोगी है, जो मेरे कमेंटेटर मेरे साथ को कमेंटेटर काम करते हैं, उनके साथ काफी फन मजाक मस्ती मैं हमेशा से करता हूँ। मैं रायगढ़ में कमेंट्री करता हूँ, वहां पर के जो कमेंटेटर होते हैं उनके साथ मैं मस्ती मजाक हमेशा से करता हूँ। आपके साथ मैं काफी हद तक जुड़ा हुआ, आपके साथ भी हमेशा से हम फन वगैरह करते ही है। मैं जब रत्नागिरी जाता हूँ, मुझे घूमना काफी पसंद है, मैं जब रत्नागिरी जाता हूँ फिर उसके बाद वो समुन्द्र के किनारे देवगढ़ जाता हूँ, वहां पर मतलब एक ओवरऑल अच्छा लगता है घूमना मुझे। तो अच्छा है, बिल्कुल क्रिकेट के माध्यम से जुड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आई थिंक तो रत्नागिरी में आपने एक वीडियो भी अपलोड किया था, मेरे ख्याल से वो फेसबुक पे या फिर आपने इंस्टा पे अपलोड किया था कि खाना बहुत अच्छा है। कौन से तो रेस्टोरेंट का आपने जिक्र किया था और हाँ, वो उस देवगढ़ रेस्टोरेंट में देवगढ़। की तारीफ भी की थी।
और यस फूड के बारे में होता ऐसा है कि हम हर जगह जाते हैं। मैं कासरगोड में ज़्यादा करता हूँ, तो कभी ऐसा होता है कि कहीं और जाना होता है, तो एज अ कमेंटेटर के बेस पे आप पूरा महाराष्ट्र घूमते हो, तो सर आपको फूड कहाँ का सबसे अच्छा लगता है कि यार यहाँ पर जाओ, मजा आ जाता है? अच्छा अच्छा फूड मैंने उसके लिए तो बात की थी कि देवगढ़ में जब भी मैं जाता हूँ वहां पर मजा आता है खाने में। अच्छा लगता है वहाँ का फूड, सी फूड्स काफी अच्छा मिलता है वहां पर। रत्नागिरी के ऑर्गेनाइजर जो हमारे दीपक पवार सर है, वो तो खुद घर से बनाया हुआ खाना हमारे लिए लेकर आते थे और अच्छा लगता था उनके साथ खाना खाने में। मैंने तो सुना है श्रीकांत गोहिल जी का भी एक होटल है वहां पर। अगर यस, अगली बार मैं जब आऊंगा तो जरूर उनके होटल पे मैं जाऊंगा, क्योंकि आपसे प्लीज, मैंने बहुत सुना है उनके बारे में कि काफी टेस्टी वहां पर खाना मिलता है। बहुत तो अच्छा, जरूर बहुत अच्छा। उनके भी होटल में जरूर जाएंगे जब हम लोग वहां पर मिलेंगे उनके साथ अगले सीजन में रणजी स्मूर्ति ट्रॉफी में। तो ओवरऑल जो बोलते हैं ना, रत्नागिरी का खाना काफी अच्छा लगता है, देवगढ़ का खाना काफी अच्छा लगता है। रतनबुआ ट्रॉफी में जाते हैं वहां का खाना, तो वो भी वहां पर खुद बनाते हैं खाना। हर दिन अलग अलग खाना, सुबह से लेकर नाश्ते से लेकर शाम की चाय तक एक अलग माहौल होता है, अच्छा लगता है ऐसे टूर्नामेंट करने में। बिल्कुल, बिल्कुल। कुणाल जी, अभी ये महामारी जो फैली हुई है, हाल ही में हमने देखा कि ज़्यादा वक़्त भी नहीं हुआ है, ऋषि जैसे एक खिलाड़ी, होनहार खिलाड़ी हमारे बीच में नहीं रहे। शायद हमने इसके वजह से थोड़ा-सा पोस्टपोन कर कर ये इंटरव्यू आज के दिन रखा है। तो ऋषि एक होनहार खिलाड़ी के साथ-साथ एक अच्छे शख्सियत है। मैं जितना उन्हें क्लोज़ जानता हूँ, क्योंकि मैं उनके साथ में बहुत टाइम पहले के रह चुका हूँ। जब भी मेरा डोंबिवली में आना-जाना होता था, वो मुझे मिलते थे, हमारी अच्छी-खासी बातचीत होती थी। जब मुझे ये न्यूज़ मिली तो मैं शॉक हो गया एकदम से कि ऐसा हो नहीं सकता, ये यंगस्टर प्लेयर थे। तो बिल्कुल ऋषि के बारे में आप क्या कहेंगे और किस तरीके से आपने खुद देखा कि जो ये हादसा हुआ है, इसके बारे में? एक पहली बात तो ये मेरे लिए शॉकिंग न्यूज थी, क्योंकि उस दिन 70 प्रेजेंट्स लॉकडाउन गपशप में मैं एक इंटरव्यू लेने वाला था। और वो इंटरव्यू था वन ऑफ द लीजेंड प्लेयर ऑफ टेनिस बॉल क्रिकेट फ्रॉम डोंबिवली, मिस्टर नीलेश मात्रे। उनके बारे में मैं जानने वाला था, दर्शकों को बताने वाला था। लेकिन जिस तरह से उस दिन वो न्यूज मेरे सामने आई, ये तो मेरे लिए काफी हद तक शॉकिंग न्यूज थी। फिर वो जैसे ही मेरे सामने वो न्यूज आई, मैंने नीलेश जी को फोन किया कि आज की इंटरव्यू, जैसे मैंने फोन किया तो वहां से ही पहला रिप्लाई आया कि सर आज की मुलाकात आपकी कैंसिल है। जो मैं कहने वाला था वही नीलेश मात्रे ने कहा है। ये उनका बड़प्पन है या वो एक शॉकिंग न्यूज थी पूरे फैमिली के लिए। मैं तो कहूंगा कि भगवान उनकी जो फैमिली है उनको थोड़ा सा धैर्य दे इस मुसीबत से लड़ने के लिए। और क्रिकेटर के बारे में अगर कहना चाहूंगा तो एक अच्छे क्रिकेटर थे रिची, अच्छा क्रिकेट खेला करते थे। हमेशा से दो भाई ओपनिंग के लिए जाते थे देसाई गांव की ओर से, प्रमोद मात्रे और रिची मात्रे। लेकिन अभी जो सीजन चालू होगा तो उसमें वो जोड़ी हमें नहीं नजर आएगी। तो एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि इस आपके शो के माध्यम से मैं देना चाहूंगा रिची बिल्कुल, बिल्कुल, मात्रे को, कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बिल्कुल। बिल्कुल, बहुत अच्छे इंसान थे, और नो डाउट बहुत अच्छे प्लेयर के रूप में जाना और पहचाना जाता था उन्हें। और जितनी उनकी प्रशंसा करें, जितनी उनकी तारीफ करें उतनी कम। शॉकिंग तो हुआ है, जिस तरीके से रायगढ़ के प्लेयर यही दौरान जिस तरीके से नहीं रहे। असलम भाई की तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई, लेकिन अच्छा है कि चलिए रिकवर वो बहुत बढ़िया तरीके से कर चुके हैं। तो ये जो काला बादल है, काली साया जो मंडला रही है, ये जल्द से जल्द समाप्त हो, हम ये आशा और उम्मीद करते हैं। तो मैं ज़रूर 77 तारिक सैयद साहब, इनके बारे में मैंने चर्चा नहीं की आपसे, मैं उनके बारे में इसलिए आपसे जानना चाहता हूँ। तारिक सैयद साहब ने मुझे भी बहुत सारी अच्छी बातें सिखाई हैं, नो डाउट मैं उस चीज़ों पर अमल करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो तारिक सैयद साहब के बारे में आपकी क्या सोच है? किस तरीके से आप उस व्यक्तित्व को रिस्पेक्ट और इज्जत? अगर महाराष्ट्र में देखा जाए स्पोर्ट्स ब्रांड में, तो एक बिजनेसमैन आता है स्पोर्ट्स ब्रांड का। तो वो बिजनेसमैन तो काफी अच्छे तारिक भाई, नो डाउट, लेकिन इंसान काफी उससे भी अच्छे हैं। जब मैंने पहली बार शो किया था मेरा समीर सोमने के साथ लॉकडाउन में, उसके बाद मेरा दूसरा शो हुआ था रेशमा मयेकर इनके साथ। तो फिर तारिक जी का मुझे फोन आया था, तारिक सैयद सर का। उन्होंने मुझे कहा कि सर ये जो आप शो कर रहे हो, ये जो इंटरव्यूज आप ले रहे हो, तो ये तो बस सीमित रह चुकी है आपके इंस्टाग्राम चैनल पर या
एक दिन की स्टोरी पर, क्योंकि तब आईजीटीवी पे शेयर नहीं हुआ करती थी स्टोरी, या मैं नहीं करता था। तो बस वो एक दिन के लिए 24 आवर्स के लिए स्टोरी में सेव हो जाती थी। तो फिर तारिक भाई ने उसके ऊपर मुझे एक आइडिया दिया कि सर एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से वो डाउनलोड कर कर हम लोग यूट्यूब पर उसका एक एडिटिंग करके हर एक प्लेयर की अगर इंटरव्यू हम लोग डालेंगे तो कुछ अलग हो जाएगा इसमें। और उसके लिए हम आपको पे करने के लिए भी तैयार है, जो है वो फ्री फाइंड में आपको बता रहा हूँ। उसके लिए हम लोग आपके जो आप हमारे लिए समय दोगे, हमारे चैनल के लिए समय दोगे, उसके लिए हम लोग पे भी करेंगे आपको। तो ये आइडिया मेरे लिए अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा, क्योंकि लॉकडाउन का समय था, पैसे की दिक्कत तो सबको आ रही है। मैं मुझे भी आ रही है, आपको भी आ रही है, हर एक खिलाड़ियों को आ रही है, सबको आ रही है। बिल्कुल। तो फिर वो आइडिया मुझे अच्छा लगा, फिर मैंने वो शुरुआत किया। मैंने उसके बाद श्रेयस तेंदुलकर का सबसे पहले इंटरव्यू लिया, लेकिन वो 2 फ्रेम में आता था। ऊपर के फ्रेम में अभी आप जैसे इंटरव्यू ले रहे हैं, आप दिख रहे हो, नीचे के फ्रेम में मैं दिख रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा वर्टिकल लाइन में वो इंटरव्यू यूट्यूब पे जाता था। लेकिन ये कंसेप्ट के बाद भी मैं थोड़ा सा संतुष्ट नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये तो ठीक है। मैंने तारिक भाई को कहा था कि सर ये जो इंटरव्यूज हम लोग ले रहे हैं, लेकिन ये जो वर्टिकल लाइंस में जो फ्रेम आ रही है, तो इससे मैं थोड़ा सा संतुष्ट नहीं हूँ, इसमें कुछ अलग किया जा सकता है क्या? तो उन्होंने कहा जी हाँ, अपनी टीम उस पर काम कर रही है। फिर उसके बाद एक साइड में मेरा चेहरा आने लगा, जो इंटरव्यू दे रहा है उसका चेहरा आने लगा, कुछ अलग उसमें भी करने का प्रयास हम लोगों ने किया। इंस्टाग्राम से लेकर वो वीडियोस फिर फेमस होने लगे। आज अगर आप 70-70 लॉकडाउन गपशप के वीडियोस पर अगर आप जाओगे, या आप यूट्यूब पर जाकर लॉकडाउन गपशप टाइप करोगे, तो लगभग कहते हैं ना, एवरेज में कह रहा हूँ, एवरेज 5000 व्यू हर एक वीडियो को उस 70-70 लॉकडाउन गपशप में है। लगभग 10 लाख व्यूवर्स ने 70-70 लॉकडाउन गपशप के इंटरव्यूज को देखा, काफी हद तक प्यार दिया। दर्शक गुजरात से जुड़े थे, हर समय जब हम लोग ऑनलाइन आते तो गुजरात से ढेर सारा प्यार हमें मिलता है, महाराष्ट्र से मिलता है, कोलकाता से मिलता है। हम सभी का यहाँ पर शुक्रिया अदा करते हैं। बिल्कुल कुणाल भाई, इसी तरीके से मैंने भी एक नई सोच के साथ मेरा खुद का एक चैनल लॉन्च किया है, एनएफसी लाइव। आने वाले वक्त में जो थाना का क्रिकेट है, थाना के जो खासकर क्रिकेटर्स हैं, कुछ ऐसा होता है कि नो डाउट हर कंपनी अपना अपना काम सही तरीके से कर रही है, सही प्रॉपर हो जा रहा है। लेकिन होता ऐसा है कि बड़े क्रिकेटर होते हैं, छोटे क्रिकेटर क्रिकेट करते हैं, तो उनके जो शॉर्ट वीडियोस हैं उसको मैं अपलोड कर रहा हूँ, ये इंटरव्यू भी मैं वहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ। तो सर जिस तरीके से मैंने ये कार्य शुरू किया है, इसके बारे में आपकी क्या राय रहेगी और किस तरीके से आप बताएंगे? मैं तो आपको सबसे पहले शुभकामनाएं दूंगा, क्योंकि सेकंड इनिंग के लिए आपने शुरुआत आपने की है। तो मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कि शहजाद भाई, जिस तरह से कमेंट्री में आप तो फेमस हो ही, ठाणे इलाके में गढ़ कहा जाता है आपको, आपका वहां पर। शहजाद भाई को अगर देखना है तो ठाणे में जाइए, शहजाद भाई आपको हर एक टूर्नामेंट में मिलेंगे। लेकिन उसके बाद एक अच्छा इनिशिएटिव आपने लिया है कि जो लोकल या ग्रामीण या सिटी के खिलाड़ी है आपके ठाणे विभाग के, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने का प्रयास आप कर रहे हो, काफी अच्छी बात है। और मैं तो कहूंगा कि जो नेक्स्ट रंजिश मूर्ति टूर्नामेंट होगी तो एनएसटी लाइव पे वो आएगी, होप सो। उसके बाद जो टूर्नामेंट आपके विभाग में, परिसर में, मुमरा परिसर हो या थाना परिसर हो, आजू बाजू के विभाग में जो टूर्नामेंट हो, एनएसटी लाइव पर हम लोग देखेंगे। हमारे लिए भाग्य की बात होगी। और सेकेंड इनिंग जो आपने इस बार शुरुआत की एनएसटी लाइव, उसके लिए मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू सो मच कुणाल भाई। कुणाल भाई, अब विदा लेने का समय हो चुका है, आपसे ढेर सारी मैंने बातें की है। आई होप, मेरे पास क्वेश्चन तो बहुत है, लेकिन ऐसा है कि समय का थोड़ा सा जो सीमा है उसे जी, अब मद्देनजर रखते हुए शो को समाप्त करने का टाइम आ चुका है। तो मैंने आपसे बहुत सारी बातें की, बहुत मजा आया। कोरोना वायरस, ये जो बीमारी फैली हुई है और इसके वजह से पूरा देश, पूरा वर्ल्ड परेशान है। तो सर मेरे चैनल के माध्यम से तमाम जो आपके चाहने वाले दर्शक हैं, आपके फॉलोअर्स हैं, आपके जितने भी चाहने वाले हैं, उन्हें क्या संदेश और क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो जो चाहने वाले हैं, जो फैंस है, या जो इंटरव्यूज के बाद सुनने वाले हैं, उनको मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि भाई साहब घर पे रहिए, अपनी जो फैमिली है उसकी देखभाल कीजिए, क्योंकि कोरोना ही बीमारी अब तक खत्म नहीं हुई है। लॉकडाउन जरूर शिथिल हो चुका है पूरे महाराष्ट्र में,
लोग घूमने लगे सड़कों पर, काम करने लगे, लेकिन जो बीमारी है, जो बीमारी का साया है, वो आज भी हम पर है। आज हमारे नवी मुंबई की न्यूज अगर देखी जाए तो लगभग 200 पेशेंट आज हमारे नवी मुंबई में पाए गए कोरोना के। तो मैं यही कहूंगा कि आप घर पे रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ, अपने फैमिली का थोड़ा सा काम में हाथ बताइए, उसके बाद जो हम अपनी फैमिली है उनके साथ समय व्यतीत कीजिए। और ये कठिन समय, थोड़े थोड़ी दिन के लिए तो ये कठिन समय, लेकिन उसके बाद ये कठिन समय भी जाएगा और उसके बाद नया सवेरा लाएगा अपने लिए। तो बस उसी का इंतजार हमको करना है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच कुणाल भाई, मैंने आपसे बहुत अच्छी अच्छी बातें की हैं और तमाम दर्शक आए हो, तमाम दर्शक इस इंटरव्यू का जरूर आनंद ले। और मैं जरूर आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, कुणाल भाई के फैन से भी रिक्वेस्ट है कि सर आपके फैंस को आप कहिएगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यार दे। जिस तरीके से आपको कमेंट्री में, हमें कमेंट्री में प्यार दिया है, उसी तरीके से हमारे चैनल को भी ढेर सारा प्यार दे। ये 2 शब्द आप जरूर कहिएगा, क्योंकि शायद आपके कहने से मेरे सब्सक्राइबर थोड़े बढ़ जाए, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। जी हाँ, मैं तो जरूर कहूंगा कि हमारे जो कमेंटेटर है, को कमेंटेटर है, हमारे जो सहयोगी है शेजर भाई, उन्होंने एक अच्छा प्रयास किया है। एनएसटी लाइव के माध्यम से वो ये इंटरव्यू आपके आपके पास, आपके स्मार्टफोन पर, आपके लैपटॉप पर, टैबलेट पर जरूर पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो एनएसटी लाइव पर जाइए, नीचे सब्सक्राइब का जो बटन होता है वहां पर आपको प्रेस करना है, उसके साथ बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि एनएसटी लाइव जहां जहां टूर्नामेंट के लिए लाइव ये शो करेंगे या वीडियोस जो आएगी, तो वो एक क्लिक में आपके मोबाइल फोन पे आएगी। तो एनएसटी लाइव को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और उसी के साथ बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू सो थैंक यू। मच, धन्यवाद सर। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। लेता हूँ बस, इजाजत, फिर कहीं ना कहीं आपसे मुलाकात करूंगा। जय हिंद। थैंक यू, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय क्रिकेट।